ई अटेंडेंस, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, या फिर कहें किसी ऐप का नाम ले लीजिए, चाहे वो सार्थक ऐप हो, हमारे शिक्षक ऐप हो, या फिर अभी हाल ही में नगर निगम ने जो अपने यहाँ अटेंडेंस का सिस्टम लागू किया, जिसमें कर्मचारियों को फेस आधारित अटेंडेंस लगानी पड़ रही है, उसके बाद जो बवाल मचा हुआ है, इसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ई अटेंडेंस का नाम सुनते ही कर्मचारियों को आखिर हो क्या जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा आज की इस हमारे वीडियो का यही होने वाला है कि आखिर जब किसी भी प्राइवेट सेक्टर में अगर हम जाएं या किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है, रजिस्टर में हाजिरी आज के वक्त पे कोई नहीं लगाता। हर जगह आपको बायोमेट्रिक सिस्टम ही देखने को मिलता है। आप जाइए, अपना अंगूठा पंच कीजिए और आपकी अटेंडेंस लागू हो जाती है। तो इस सिस्टम को लागू करने के लिए जब सरकार कदम आगे बढ़ाती है और सरकार ऐसा कोई सिस्टम लेकर के आती है, तो आखिर कर्मचारी विरोध क्यों करने लगते हैं? क्योंकि अभी हाल ही में 10 सूत्र ने आपको एक खबर बताई थी कि भोपाल नगर निगम ने 5,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। हालांकि सीधे तौर पर ये 5,000 कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला गया था। ये एक ऐसा आंकड़ा है, वो बोगस कर्मचारी हैं जो कि फर्जी तरीके से अटेंडेंस लगा करके किसी और के नाम पर कोई और पैसा ले रहा था। यानी मान लीजिए काम करने जाता है राम, लेकिन श्याम का नाम रजिस्टर में है ही नहीं, श्याम कहीं रिकॉर्ड में है नहीं, लेकिन राम ने श्याम की अटेंडेंस लगा दी और पैसा राम को मिल गया। दूसरी तरफ हमारे शिक्षक ऐप को लेकर के मध्य प्रदेश के शिक्षकों ने लगातार बवाल मचाया हुआ है। कई तो केस कोर्ट में भी चल रहे हैं, इस पर कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। दूसरी तरफ जबलपुर से भी हाल ही में खबर आई कि जो सार्थक ऐप है, उस सार्थक ऐप में भी कुछ गड़बड़ियां हैं, जिन्हें लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था। और 10 सूत्र ने आपको वो खबर भी दिखाई थी और कर्मचारी ये मांग कर रहे थे कि जब तक सरकार इन खामियों को दूर नहीं कर लेती, तब तक ये अटेंडेंस ना लगवाई जाए। आरोप ये भी लग रहे थे कि सार्थक ऐप शाम को 5 बजे ही लॉग आउट हो जाता है, लेकिन कई कर्मचारी 5 बजे के बाद भी काम करते रहते हैं। ऐसे में उनकी अटेंडेंस वहां दर्ज नहीं हो पाती और उनका नुकसान होता है। लेकिन अभी जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जिसमें भोपाल नगर निगम ने 5,000 जो बोगस कर्मचारी पकड़े, जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ न्यूज़ रूम में हमारे सीनियर, हमारे विशेष संवाददाता, ब्यूरो चीफ भोपाल के संजय शर्मा जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे हम कि आखिर ये जो पूरा मामला भोपाल नगर निगम ने अब अपनाया और ये जो बोगस कर्मचारी पकड़ में आए, इसके बाद नगर निगम आगे और क्या रुख अपना सकता है, और इस पूरे मामले पर जो खुद सरकारी कर्मचारी हैं उनका क्या कहना है, वो भी हम जानेंगे हमारे साथी संजय शर्मा जी से। तो चलिए सीधे चलते हैं उनके पास और उनसे ही जानते हैं उनका इन सब विषयों को लेकर के क्या नज़रिया है, वो इन सब पे क्या देखते हैं। तो संजय सर, आपसे सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि आपने खुद उस खबर को कवर किया था कि भोपाल नगर निगम ने इतने कर्मचारियों को पकड़ा है जो कि बोगस तरीके से शायद तनख्वाह ले रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। 2 दिन तक भोपाल की सड़कों से कचरा नहीं उठाया गया। और तो ये वो कौन से कर्मचारी हैं जिनकी वजह से जो वाकई में ईमानदार कर्मचारी हैं, जो मेहनत करते हैं, वो परेशान होते हैं, लेकिन फ़ायदा किसी और का हो जाता है? दरअसल ये अटेंडेंस की व्यवस्था का जो विरोध है वो नया नहीं है, लगातार होता रहा है। नगरीय निकाय हों या दूसरे विभाग हों, शिक्षा विभाग हो, लगातार ये अटेंडेंस को लेकर नाराज़गी सामने आती रही है और कर्मचारी इसका विरोध करते रहे हैं। लेकिन विरोध के पीछे की जो वजह है वो वजह महत्वपूर्ण है। केवल 5% अपन वजह माने तो व्यवस्थागत है। बाकी कर्मचारी जो काम नहीं करना चाहते या काम से बचना चाहते हैं या अपना काम दूसरे के हिस्से में डालना चाहते हैं, वो कर्मचारी इस व्यवस्था में सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं। आप देखेंगे ये विरोध जो है, ये अटेंडेंस का विरोध है, वो सबसे ज़्यादा उन विभागों में नज़र आएगा जहाँ पर या तो आउटसोर्स कर्मचारी ज़्यादा हैं या अस्थायी कर्मचारियों से सरकार काम करा रही है, वहाँ पर ज़्यादा ये विरोध दिख रहा है। उसकी वजह ये है कि आउटसोर्स कंपनियों के माध्यम से या आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिन विभागों में ये कर्मचारी काम करते हैं उनमें एनरोलमेंट का कोई सिस्टम तो होता नहीं है। वो सीधे सीधे या तो किसी कंपनी के माध्यम से या किसी ठेकेदार की व्यवस्था के माध्यम से कर्मचारियों को हायर करती है। ये कर्मचारी जो निर्धारित संख्या होती है उससे बहुत कम होते हैं। मतलब सीधे तौर पर ये कहें कि कंपनी जो सरकार से या विभाग से अनुबंध करती है, अगर किसी विभाग में काम करने के लिए 100 कर्मचारी चाहिए तो कंपनी उसमें अपना हित भी देखती है। 100 की जगह वो 80 कर्मचारियों को लगाती है। तो पहले स्तर पर ही चीटिंग शुरू हो जाती है। सरकार से ज़्यादा कर्मचारियों के नाम पे राशि ली जाती है और कम कर्मचारियों से काम कराया जाता है।
इसका फ़ायदा कर्मचारी भी उठाते हैं। वो भी देखते हैं कि जिस सिस्टम में हमसे चीटिंग की जा रही है, हमसे ज़्यादा काम कराया जा रहा है, तो वो भी यही करते हैं। ऐसे ही नगर निकाय में जो है वो सबसे बड़ा लूप होल है। अगर इस जो मामला अभी सामने आया है नगर निगम भोपाल में, अगर इसी तरह से प्रदेश के सारे नगरीय निकायों की जांच अगर बारीकी से करा ली जाए, तो बड़ा जो वेतन फर्जीवाड़ा है या वेतन के नाम पर जो धांधली हुई है वो बड़े स्तर पर सामने आएगी। क्योंकि निकायों में पहले मास्टर रोल का सिस्टम होता था, मनरेगा में भी होता था, उसमें भी यही होता था। मास्टर रोल पर कर्मचारी काम करने वालों की संख्या ज़्यादा दर्ज होती थी और वास्तविकता में वो लोग काम करते ही नहीं थे। अगर कहीं 30 लोगों से काम दर्शाया जाता था, मौके पर 3 या 4 या 5 लोग ही काम करते थे, बाकी 25 लोगों का पैसा किसको मिलता था। अभी आपने मास्टर रोल शब्द का जिक्र किया, तो जो दर्शक हमारे नहीं जानते उन्हें ज़रा एक बार बता दीजिए कि मास्टर रोल क्या होता है। मास्टर रोल अपन ये मान लें कि कहीं कोई जिस तरह से कोई मजदूर काम करते हैं या कोई कर्मचारी कहीं काम कर रहा है, वो संस्थागत नहीं है और किसी आउटसोर्सिंग के माध्यम से आया है, तो उसको उसके जो उपस्थिति है वो दर्ज करने का एक दस्तावेज होता है। कुल मिला के एक पत्र मान लें जहाँ पर उसकी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है, जैसे नाम होता है उसमें, या उसको मिलने वाली राशि की या जो मजदूरी है या वेतन मान लें अपन उसको, उस तरह का उसमें उल्लेख होता है। तो मास्टर पूरा मैनुअल होता था और कई विभागों जो जनपदों में नगरीय निकायों में ये जो कर्मचारी होते थे वही अपने मन से उसको फॉर्मेट में भर लेते थे। तो ये बड़ा स्कैंडल तब हुआ था। मनरेगा में आप अगर देखेंगे पुराने जो मामले हैं, अगर आप उनको नेट पे भी सर्च करेंगे तो बड़े स्तर पर ये मिलेगा और इसी गड़बड़ियों के चलते वहाँ पर भी व्यवस्था में बदलाव किया गया था। भोपाल नगर निगम में ये जो हुआ है, फेस रिकॉग्निशन जो सिस्टम आया है उसके बाद कि 5000 कर्मचारियों का डेटा ही नहीं मिल रहा था कि वो कौन है, कहाँ है, क्योंकि वो इंदराज ही नहीं थे, कहीं रजिस्टर ही नहीं थे। अब यही व्यवस्था सारी जगह अब लागू होगी तो वो सारे लोग जो केवल दस्तावेजी रूप से काम कर रहे हैं, काल्पनिक हैं और वास्तव में उनका कोई वजूद नहीं है, ऐसे लोगों के नाम अपने आप से हट जाएंगे। तो उनके ऊपर जो वेतन का जो भार निगम पे या नगरीय निकायों पर पड़ता है वो भी कम हो जाएगा। मतलब अब जो व्यवस्था जो आई है बड़ी कारगर होगी और इसका सीधा सीधा जो है जो वास्तव में काम करेगा उसको ही वेतन मिल पाएगा। अभी सर आपसे एक सवाल और मैं जानना चाहूँगा। अभी सर का ही ये निकाला हुआ आंकड़ा है कि इंदौर नगर निगम में अगर 25,445 कर्मचारी हैं तो उसमें से ई अटेंडेंस सिर्फ और सिर्फ 13,600 कर्मचारी लगा रहे हैं। भोपाल में अगर 19,996 कर्मचारी हैं जिनमें से मात्र 12,500 कर्मचारी ही ई अटेंडेंस लगा रहे हैं। जबलपुर में यह आंकड़ा है 8,782, अटेंडेंस लगा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 5,400। ग्वालियर में 8,070, ई अटेंडेंस लगा रहे हैं सिर्फ 5,969 कर्मचारी। उज्जैन में 4,916 कर्मचारी हैं नगर निगम में, जबकि अटेंडेंस लगा रहे हैं 3,957। यानी अगर देखा जाए सर तो ये इन आंकड़ों से क्या ये निकल करके सामने आता है कि अगर इंदौर नगर निगम में 25,445 कर्मचारी हैं और ई अटेंडेंस सिर्फ 13,600 लगा रहे हैं तो बाकी का जो आंकड़ा है तो ये क्या बोगस कर्मचारी हो सकते हैं? तो ये व्यवस्था जो फेस रिकॉग्निशन आई है ये 15 अक्टूबर के बाद से लागू की है, दिवाली के ठीक पहले। तो अपन अभी ये स्पष्ट नहीं कह सकते कि सारे कर्मचारी बोगस हैं, लेकिन आंकड़ा बड़ा निश्चित होगा। जो कर्मचारी वास्तविक में नहीं हैं, काल्पनिक हैं और निगम के ही कुछ लोग, कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी और कुछ जो आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से जो चल रहा है, ये आंकड़ा निश्चित ही बड़ा होगा अगर इसकी बारीकी से जाँच की जाए। क्योंकि ये भोपाल में जैसे 5,000 आए हैं तो इंदौर में निश्चित है 5,000 से ज़्यादा ही होंगे। ऐसे ही उज्जैन में, रीवा में, जबलपुर में और ग्वालियर में जो मध्य प्रदेश के बड़े नगरीय निकाय हैं उन वहाँ पर अमला भी बड़ा चाहिए। चूँकि सरकार ने अब स्थायी कर्मचारियों की जगह आउटसोर्सिंग पर फोकस ज़्यादा बढ़ाया है, तो ये कर्मचारी बाहरी हैं और आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही निकायों के लिए काम कर रहे हैं। भोपाल में अभी जो 5,000 कर्मचारियों का मामला चल रहा है उससे व्यवस्था में कुछ समय के लिए परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन ये इस तरह इसकी स्क्रूटनी जब होगी तो जो वास्तविक कर्मचारी हैं वो उनका एक्चुअल जो आंकड़ा है वो सामने आ जाएगा। अभी जो है केवल महीने भर हुआ है, महीना भी नहीं हुआ है पूरा। तो जो अभी सैलरी का मामला आया है भोपाल में ही 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का जो पखवाड़ा था उसके पहले की जो सैलरी है वो 15 दिन में बट गई, मतलब आधी सैलरी ही कर्मचारियों को मिली। तो कुछ कर्मचारी इसको भी इशू बना रहे हैं, लेकिन इससे कोई अंतर नहीं पड़ना है।
दूसरा है कि अभी कम समय हुआ है ई अटेंडेंस को लेकर। निकायों में कर्मचारी जो है चतुर्थ श्रेणी के बहुतायत में होते हैं, स्वच्छता कर्मी इनमें सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए अभी अवेयरनेस का भी मामला है और एकदम सीधे सख्ती भी उन पर नहीं हो पा रही है। अभी जो प्रमुख जो नगरीय निकाय हैं उनमें लगभग 60 से 65% ही ई अटेंडेंस की व्यवस्था लागू हो पाई है। निश्चित ही अगले कुछ समय में 100% हो जाएगी, 100% हो ही जाएगी, क्योंकि जब फेस के आधार पर अटेंडेंस होगी तो आप दूसरा कोई उसमें बहाना नहीं बना पाएंगे, और आप अगर उस मशीन के सामने नहीं पहुंचेंगे तो आपकी उपस्थिति दर्ज ही नहीं होगी। हाँ, इसमें एक और लूप हो सकता है, वो भी लेकिन अधिकारियों की साठगांठ होगी तभी, कि अगर कोई कर्मचारी आकर अपनी अटेंडेंस लगा के घर जाकर बैठ जाए या काम पे ना जाए तो उसकी निगरानी तो फिर व्यवस्थागत सिस्टम उनको ही खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये तय है कि आउटसोर्सिंग और जिस अस्थायी कर्मचारियों का जो मामला है उस पर ये अटेंडेंस जो है वो काफ़ी कारगर रहेगी। सर, जब हमने इसी मामले को लेकर के जो खुद इस व्यवस्था में शामिल हैं, जो कर्मचारी वर्ग है, उनसे जब हमने बात की थी तो उन लोगों का ये कहना है कि देखिए, जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आप ई अटेंडेंस लेके आइए, आप बायोमेट्रिक लेके आइए, आप फेस अटेंडेंस लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन लोगों को होती है जो वाकई में शायद काम नहीं करना चाहते, जो सिर्फ और सिर्फ सैलरी लेना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते। जैसे सर एक मामला सामने आया कि कर्मचारियों ने ये बोला कि जैसे कि स्कूल शिक्षा का जो स्कूल शिक्षा विभाग का जो ऐप है, हमारे शिक्षक ऐप, तो उसमें जब बैलेंस ख़त्म हो जाता है उस फ़ोन का तो रिचार्ज करने के लिए भी उनको अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है, सरकार उसके लिए पेमेंट नहीं करती। तो अब ई अटेंडेंस भी उनको लगाना है, सरकार पेमेंट भी नहीं कर रही है, तो अब वो ई अटेंडेंस ना लगाएं तो भी उनकी दिक्कत है, और लगा दें तो उनकी जेब से पैसा जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करें? ये अतुल, ये तो केवल एक मजाक जैसी स्थिति है। मेरे हिसाब से जो भी आज इस तरह के कामों में है, चाहे अपन शिक्षक वर्ग की बात करें, शिक्षा विभाग की बात कर लें, कोई भी शिक्षक अगर वर्ग 3 में भी है या उससे ऊपर है, तो मेरे हिसाब से ऐसा तो संभव नहीं है कि वो मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ ना करता हो, स्मार्टफोन यूज़ ना करता हो। आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें डेटा भी डलाते हैं, तो उसी डेटा पे सार्थक ऐप है उच्च शिक्षा विभाग का, या फिर अपन हमारे शिक्षक ऐप इसका मान लें स्कूल शिक्षा विभाग का, तो इन दोनों में ऐसा नहीं है कि उनको एक्स्ट्रा कोई डेटा का यूज़ करना हो। हाँ, इसमें केवल जो वास्तविकता है ये अटेंडेंस में जो सबसे बड़ी परेशानी अगर विभागीय स्तर की माने तो इनकी एप्लीकेशंस में कुछ परेशानियां हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा है नहीं। वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर नेटवर्क एरिया कमज़ोर है। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो रूरल में हैं और वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क दिक्कत करते हैं। एक शिकायत ये भी रहती है उनकी कि हमारा जो मोबाइल की जो सिम है वो उस कंपनी की है और हमारे क्षेत्र में वो डेटा नहीं आता, वहाँ उसका नेटवर्क ठीक नहीं है। तो इस समस्या को तो व्यक्तिगत स्तर पर समाधान तलाशा जा सकता है। मतलब कर्मचारी अगर चाहे तो अपनी सिम को पोर्ट करा सकता है, वाईफाई ले सकता है, दूसरे उसमें पोर्ट करा सकता है, उसमें कोई समस्या तो है नहीं। अगर नेटवर्क वहाँ पर सही नहीं है जहाँ पर आप काम कर रहे हो 6 घंटे 8 घंटे, तो आप अपनी सिम को पोर्ट करा लीजिए। अब 8 घंटे आप वहाँ रह रहे हो और नेटवर्क कमज़ोर है तो परेशानी तो आपकी भी व्यक्तिगत हो रही ना। तो ऐसी स्थिति में ये तर्क नहीं कहा जा सकता कि वो हमारा बैलेंस भी हम अपना यूज़ करें। भाई, आप जिस संस्था के लिए काम कर रहे हो उसके लिए आप अपने पर्सनल डेटा से 1% भी नहीं लगता है, तो निष्ठा की बात ज़्यादा है। ये केवल अपनी सहूलियत तलाशने के लिए मिथ्या तर्क है, खुद को ही संतुष्ट करने वाला है। इसमें कोई वो नहीं है लॉजिक कि हमारा वो डेटा ख़त्म हो जाएगा, हमारा डेटा क्यों यूज़ करें। भाई, संस्था तो आपकी है, आप उसी संस्था के लिए काम कर रहे हैं और उसी से सैलरी मिल रही है। तो केवल 350-400 रुपये आपने अगर कोई उसके डेटा पर खर्च कर रहे हैं आप, तो वो आपके यूज़ के लिए, उसका 1% अगर आपका डेटा जो है वो विभाग पे खर्च हो रहा है तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि सर ने बताया, कई सारे मुद्दे हो सकते हैं, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि कर्मचारियों को दिक्कतें नहीं आ रही होंगी, बिल्कुल आ रही होंगी। मशीन है, सॉफ्टवेयर है, ख़राब हो सकता है, लेकिन सुधार की गुंजाइश भी हमेशा रहती है। तो उम्मीद है कि विभाग और कर्मचारी दोनों ही इस पर सोचेंगे और किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है, ताकि ना सरकार परेशान हो ना कर्मचारी परेशान हो। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, 10 सूत्र, भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव,
और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र।